एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं बॉटनी और हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में बीएससी थर्ड सेमेस्टर की अथर्व बैच की ये वीडियो है और आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है स्पेशली क्लासिफिकेशन के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको अलग अलग जो मेथड्स है, चाहे वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो, या फिर वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो, तो बहुत सारे तरीके हैं क्लासिफिकेशन को पढ़ने के और बहुत सारे इसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रह चुका है और बहुत इसमें जो है कि चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन को जनरल लैंग्वेज में समझना है तो क्या होता है क्लासिफिकेशन, तो उसके लिए हमें चाहिए एक ब्लैंक स्लाइड। तो हम ब्लैंक स्लाइड पे आ जाते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन वर्ड को समझना। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि आप किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हो। क्लासिफाई कैसे करते हैं? कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, उसकी सिमिलरिटीज और उसकी डिससिमिलरिटीज के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। अब सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज कैसे पता चलेगी? मान लीजिए कि आपका एक एरिया है, आपका एक गांव है, उसमें आपको कह दिया जाए कि यहाँ के जो लोग हैं इनको क्या करना है? क्लासिफाई करना है। तो आप कैसे क्लासिफाई करोगे? चाहे तो आप उनका क्लासिफिकेशन कर दोगे कि हमारे गाँव में जो है इतने मेल हैं और इतनी जो है हमारे गांव में फीमेल्स हैं, इतने हमारे गांव में मेल्स हैं और इतने हमारे गांव में फीमेल्स हैं। जो भी आपके गांव का पॉपुलेशन होगा उसमें से कह देंगे कि मान लो 50% मेल है, 50% फीमेल है, कुछ ऐसा रेशियो रहता है। तो ये क्या बताता है कि आपने जेंडर के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, आपने क्या किया कि अपने गांव की पॉपुलेशन को क्लासिफाई कर दिया। आपने मेल और फीमेल को कैसे पता किया? कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो मेल के पास होंगे, फीमेल के पास नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फीमेल्स के पास होंगे, मेल के पास नहीं होंगे। तो उन कैरेक्टर्स के सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं कि मतलब हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अलग अलग ग्रुप में आपको किसी कैरेक्टर्स के डिससिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। कोई और प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ हमने यहाँ पे जेंडर ही क्यों लिया? तो भाई और सारे बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि हमारे गाँव में 3 ग्रुप के लोग हैं। कैसे? अगर हम उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, किसकी बात करें? रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी की बात करें, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें। अगर हम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्री रिप्रोडक्टिव एज में। कौन सी एज में है? प्री रिप्रोडक्टिव एज में है। अब प्री रिप्रोडक्टिव एज का मतलब क्या होता है? वो एज जब जो पॉपुलेशन के लोग हैं वो रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जो कि अभी कंटिन्यूअसली उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनकी जो एज है उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज। कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब कि जिन्होंने अपने रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है उसको लॉस कर दिया है। एक समय के बाद ह्यूमन की जो रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, कि ये लोग अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे हमारा जो बेसिस है वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है। समझ में आ गया? हो सकता है हम अपने गांव में इस तरीके से बांटे कि कितने लोग 1 साल से 10 साल की उम्र के हैं, कितने लोग 10 साल से 20 साल की उम्र के, कितने लोग 20 से 30 की, कितने लोग 30 से 40, 40 से 50, 60, 70 ऐसे। तो हम लोग एज के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के देयर आर मेनी क्राइटेरियाज, देयर आर मेनी बेसिस ऑन विच वी आर क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप एंड दीज प्रोसेसेस कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। इतनी बात समझ में? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? ये हमने जनरल एग्जांपल लिया। अब हम बात करते हैं कि बॉटनी में क्लासिफिकेशन क्या समझते हैं और बॉटनी में क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम बॉटनी में क्लासिफिकेशन की बात करें तो समझिए कि हमारी धरती पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है।
दे आर अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हमने इतनी बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने का हम डेली पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अभी यूनिवर्स में हमारे धरती पे इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है और हम ह्यूमंस क्या है, हमको सबके बारे में जानना है, हमको सबके बारे में जानना है, सबके बारे में स्टडी करनी है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि एक एक मेंबर को, जैसे अब दुनिया में जो है 17 लाख मेंबर्स, या कह सकते हैं कि माना गया कि 70 लाख जो है कि एनिमल अलग अलग स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। कुछ हमने जानी है, कुछ हमने नहीं जानी है। तो क्या एक इंसान की अपने एवरेज लाइफ में पॉसिबल है कि वो मैक्सिमम स्पीसीज को पढ़ सके? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि एज के बाद तो ह्यूमन सीखना पढ़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद एक एज के बाद उसकी जो है कि एक एज के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इतने कम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज को गैदर करने के लिए इंसान ने क्या किया कि क्लासिफिकेशन जैसा सिस्टम बनाया। जैसे कि अगर मान लो कि आपको पता करना है कि मेल के कैरेक्टर क्या होते हैं, फीमेल के कैरेक्टर क्या होते हैं, तो आपको पूरे पॉपुलेशन में जितने मेल फीमेल है सबको जा जाके स्टडी नहीं करना है कि अच्छा इनकी बॉडी ऐसी है, इनका आँख ऐसा है, इनके हेयर्स ऐसे हैं, इनकी जो है कि बोली ऐसी है, इनके चेंजेस ऐसे हो रहे हैं, तो सबको नहीं पढ़ना है। आपने एक फीमेल को लिया, एक मेल को लिया, उनके सारे कैरेक्टर्स को अगर पढ़ लिया तो आप सारे मेल और फीमेल, उस स्पीसीज के जितने भी मेल और फीमेल रहेंगे उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बात तो समझ में आ रही है ना कि अगर आपने एक फीमेल की बॉडी को पढ़ लिया कि हाँ इसके अंदर, या फिर आपने एक ह्यूमंस की बॉडी को पढ़ लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ह्यूमन में जो है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन में ग्रोथ कैसे होती है, ह्यूमन में भोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कैसे अदर प्रोसेसेस होती हैं। अगर आपने किसी एक ह्यूमन की बॉडी का पढ़ लिया तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ में कह सकते हैं, पूरे अर्थ में जितने भी देश हैं उन सारे ह्यूमंस के बारे में आपको इक्वल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ी बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उनके सराउंडिंग के हिसाब से मे भी चेंज हो, लेकिन जनरल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपने पढ़ा कि ह्यूमंस की दोनों आंखें जो है यहाँ पे सामने हैं, तो आपको क्या किसी और कंट्री के लोगों की आंखें यहाँ दिखती है, पीछे दिखती? नहीं भाई, बेसिक जो कैरेक्टर है वो सेम होते हैं। हो सकता है किसी का स्किन टोन जो है वो डार्क हो, किसी का स्किन टोन लाइट हो, किसी का मीडियोकर हो, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो, किसी की हाइट बहुत कम हो, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जो बेसिक फिनोमिना है, वो किसी ग्रुप के सेम होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम नॉलेज को गैदर करने के लिए जो ओवरव्यू जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको क्लासिफिकेशन की सहायता से पढ़ने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड व्हाई वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन, और व्हाई द साइंटिस्ट डू क्लासिफाई मेनी थिंग्स एंड मेनी, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स बनाना क्यों जो है साइंटिस्ट ने बनाया। तो क्लासिफिकेशन का फायदा ये है, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो हमारा जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन उसे हम लोग कहते हैं 5 किंगडम जो है कि क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि R.H. विटेकर जी ने क्या किया था कि एनिमल्स, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 क्लास में, 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जनरल से थोड़ी सी चीजें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद जो हमारा मेन प्लांट है उसको लेके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि पहले पूरे यूनिवर्स में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक चीज बताया जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो हमारे पास क्या है कि हमने देखा कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि इस साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था R.H. विटेकर जी, इन्होंने क्या किया था कि कंप्लीट यूनिवर्स में या कंप्लीट अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्हें 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था। इसके पहले क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, तो उसमें क्या था कि एक एनिमल ग्रुप था, एक प्लांट ग्रुप था। फिर हमको और इन्फॉर्मेशन मिली, फिर हमने क्या किया कि प्रोटिस्टा, मतलब प्रोटिस्टा जगत और जो है एनिमल्स और प्लांट किंगडम ऐसे बांटा। फिर इसमें जो है कि मोनेरा भी ऐड कर दिया गया, फिर प्लांट से फंगी को अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन माना जाता है ऑर्गेनिज्म का, वो हम देखेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 5 किंगडम है। पूरी दुनिया में आप जो भी लिविंग थिंग्स देखते हो मोस्ट ऑफ द, वो इसी 5 किंगडम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मोनेरा। फर्स्ट इज मोनेरा, जहाँ पे सारे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स वगैरह आते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड में प्रोटिस्टा। सेकंड में हमारे पास है प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा में हम क्या देखते हैं कि प्रोटिस्टा में वो सारे जीव होते हैं जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा फंजाई, जिसे हम लोग फंगी कहते हैं, इसे आपको डिटेल में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ रखा है फंगी के बारे में, तो फंगी है थर्ड। फोर्थ है हमारे पास क्या, फोर्थ है हमारे पास प्लांट, जिसे हम लोग प्लांटी कहते हैं, फोर्थ है हमारे पास प्लांटी, और लास्ट में जो सबसे एडवांस है वो है हमारे पास एनिमेलिया। लास्ट में हमारे पास जो है वो है एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर जी ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और आपको हम इस सिलेबस में या कह सकते हैं कि बॉटनी में हमें किस पे फोकस करना है, हमें इस प्लांटी पे फोकस करना है, ठीक है। और इस प्लांटी में भी जो आपको थर्ड सेमेस्टर में मेनली चीजें पढ़नी है वो एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़नी है। एक कड़ी में आपका सिलेबस मेंटेन किया गया है। सबसे पहले आपको माइक्रोब्स के बारे में बताया गया। पहले आपको क्या बताया गया, फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट याद करिए, अगर याद आ रहा है रिकैप करिए, तो वहां पे आपको क्या बताया गया था कि कैसे माइक्रोब्स के जो माइक्रोबियल लैब में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे हम लोग कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो माइक्रोबियल वर्ल्ड के जीव हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, चाहे वायरस हो गया, चाहे वो एक्टिनोमाइसिटीज हैं, चाहे वो जो हमारे पास बैक्टीरिया वायरस थे, वो सारी चीजें देखिए। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा उसके बाद एल्गी और फंगी के बारे में। एल्गी फंगी देखने के बाद हमने देखा लाइकेन्स के बारे में। थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी हमने प्लांट में फंगस, माइक्रोब्स, मतलब कि फंगस, बैक्टीरिया, इन सब की वजह से जो रोग होते थे उसके बारे में देखा। नेक्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हमने ब्रायोफाइट देखा, टेडोफाइट देखा, जिम्नोस्पर्म देखा, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी देखी हमने किसके बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। उसके बाद एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन का तरीका, जो उसकी एम्ब्रियोलॉजी थी, वो देखा। अब आपको क्या पढ़ना है, मेनली आप एंजियोस्पर्म्स के, जो एंजियोस्पर्म है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उनकी क्लासिफिकेशन को आपको मेनली पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो बेंथम होकर का क्लासिफिकेशन, जो तख्ताजन का क्लासिफिकेशन दिया है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो हम यहाँ पे मेनली प्लांट को जो है हाईलाइट करेंगे, और इस प्लांट में भी जो सबसे एडवांस ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स, उस पर बात करेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म पे मेनली हम लोग बात करने वाले हैं। तो इतनी बात हो गई किसके बारे में, क्लासिफिकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ये देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, और उसके साथ साथ एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन का जो 3 क्राइटेरिया है, एक है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या है और कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म मतलब जो फ्लावरिंग या कह सकते हैं फ्रूट देने वाले प्लांट होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन के बारे में हमको बात करनी है। तो यहाँ पे दिया है क्लासिफिकेशन मीन अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, किसी चीज को अरेंज करना। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज होती हैं, तो वो भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन है कि इस रैक में आपको बायो की बुक मिलेंगी, इसमें आपको मैथ्स की, इसमें आपको फिजिक्स की बुक मिलेंगी, तो वो भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है किसी एक कैरेक्टर के हिसाब से। तो वही चीज दिया है, क्लासिफिकेशन मीन अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिलेशनशिप एंड एक्सटेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उनके ओरिजिन के हिसाब से, या फिर उनके कैरेक्टर्स में जो सिमिलरिटीज होती है, जो डिससिमिलरिटीज होती हैं, इनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आगे क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर्स आर मेनली यूज्ड इन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब भाई फ्लोरल कैरेक्टर ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, सबसे पहली बात क्या है कि फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। फ्लावर बनना एंजियोस्पर्म में ही स्टार्ट हुआ था, जिम्नोस्पर्म तक कोन्स बन रहे थे। फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, हमारा डेवलपिंग ब्रेन, हमारे सोचने समझने की क्षमता, ये मैमल्स का हमारा मेमोरी ग्लैंड्स, ये सारी चीजें क्या है, मैमल्स का स्पेशल फीचर्स है। तो हमारा क्लासिफिकेशन इसी कैरेक्टर के हिसाब से होता है। हमारा जैसे कि ओवी पैरस या वीवी पैरस वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो हम वीवी पैरस हैं, तो वीवी पैरस जो है ये मैमल्स का कैरेक्टर है, प्राइमेट्स का कह सकते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये कैसे पता चलते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हमारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं जिसके हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है। उसी तरीके से अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे मेनली इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स को क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ये दी है कि जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं देन दियर वेजिटेटिव पार्ट्स। उनके जो कायिक भाग होता है, जैसे उनका रूट मॉडिफाई हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से उनका लीफ मॉडिफाई हो सकता
सकता है, उनकी हाइट जो है कि अगर मान लो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छे से नहीं मिली तो उनकी हाइट छोटी हो सकती है। लेकिन फ्लावर जो है वो एक स्टेबल कैरेक्टर्स है और मोस्ट ऑफ द कंडीशन में वो जल्दी मॉडिफाई नहीं होता, वो ज़्यादा स्टेबल कैरेक्टर है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंडीशन में हम जब एंजियोस्पर्म की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर्स को एज अ बेसिस डिस्कस करते हैं, एज अ बेसिस लेके चलते हैं कि हाँ इसका फ्लावर ऐसा है या इसके फ्लावर में ऐसी मॉडिफिकेशन है, इसका थैलेमस ऐसा है, इसके जो है कि पेटल्स ऐसे हैं, इसके सेपल्स ऐसे हैं, इसके स्टेमन का अरेंजमेंट ऐसा है, इस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आएगी क्लासिफिकेशन क्या होता है। सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के हिसाब से ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में प्लांट को क्लासिफाई करने को हम लोग यहाँ क्लासिफिकेशन कहेंगे। उसके साथ अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन की तो यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिसको लेके हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं और ये ज़्यादा स्टेबल कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पे दी गया है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन के कितने तरीके होते हैं। क्लासिफिकेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लासिफिकेशन 3 तरीके के होते हैं। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्या है आर्टिफिशियल, दूसरा क्या है नेचुरल और तीसरा क्या है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। अब इसको पढ़ने के पहले हम लोग अपने हिसाब से एक बार इसको समझेंगे। इसके लिए जो थ्योरी है उसे पढ़ने से पहले हम लोग एक बार इसे ऑब्जर्व करके समझ के तब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसकी क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है? एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो बेसिस है ये 3 तरीके के हैं। यहाँ पे जो बेसिस है, सॉरी ये लाइन कितनी ज़्यादा टेढ़ी गई है, यहाँ पे जो बेसिस है ये 3 तरीके से आप समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन कितने हैं? 3 तरीके के समझना है हमको। सबसे पहला है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा है हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा है हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आखिर इतने सारे बेसिस बनाने की क्या जरूरत थी? आर्टिफिशियल में ऐसी क्या कमी थी कि हमें नेचुरल पे आना पड़ा? नेचुरल में ऐसी क्या कमी थी जो कि हम लोग फाइलोजेनेटिक में गए थे? तो आर्टिफिशियल सिस्टम के पहले कैरेक्टर्स क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें पता चले कि रोग किस वजह से हो रहा है तब तो उसका इलाज कर पाएंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है ये पता करने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि आखिर इसकी कमी क्या है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं? use any single characters, use any single characters for their classification, use any single character for their classification। यहाँ पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग कोई एक सिंगल कैरेक्टर्स को अपना बेसिस मानते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी एक सिंगल कैरेक्टर्स को अपना बेसिस मानते हैं और उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल से बातें समझ में आ रहा है कि क्या है? आर्टिफिशियल टाइप का काम है। जो नेचुरल काम होगा, जरूर नेचुरल चीज़ें जो है आर्टिफिशियल से तो अच्छी होती है, नेचुरल लाइफ में भी देख के देखेंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम क्या करते थे कि मान लो हमारे पास 100 प्लांट्स हैं और उसमें से क्या है कि हम कोई एक कैरेक्टर पिक कर लेंगे। मान लो कि हमने पिक कर लिया कि इनके पास क्या है कि मान लो ये साल में कितनी बार फ्लावरिंग करते हैं, या फिर हमने कैरेक्टर्स ले लिया कि मान लो कि इनके पास जो है स्टेमन का नंबर कितना है, इनके पास स्टेमन की अरेंजमेंट कैसी है। ऐसे कोई एक कैरेक्टर्स हमने उठा लिया। मान लो हमने उठा लिया स्टेमन का कैरेक्टर जो कि लिनियस साहब ने लिया था, तो उसी को हम लोग भी ले लेते हैं उनके सम्मान में। तो ये क्या है? हमने पिक कर लिया कि यहाँ पे स्टेमन कैसे होंगे, उनका नंबर कैसा होगा, उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी। तो स्टेमन के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। अब मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, अब वो प्लांट जो है, एक प्लांट कैसे, 2 प्लांट की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। मान लीजिए एक प्लांट ये हो गया और दूसरा प्लांट हमारे पास प्लांट बी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 2 प्लांट हो गए। ये हो गया प्लांट ए और दूसरा हो गया प्लांट बी। 2 तरीके के हमारे पास प्लांट हो गए। अब हमें क्या बताना है कि प्लांट ए और प्लांट बी दोनों देखने में समान लग रहे हैं। हालांकि मेरी फिगर इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 2 चीज़ बनाऊंगी और दोनों समान दिखे, पर जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि ये इक्वल है, मान लीजिए। तो अब क्या है
कि मान लो कि ये दोनों दिखने में तो बिल्कुल सेम है, इनकी रूट सेम है, इनकी हाइट सेम है, इनका लाइफ साइकिल सेम है, इनकी लीव्स का में जो लीफ की जो फाइलोटैक्सी है वो सेम है, वेनेशन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी इनका जो स्टेमन का नंबर है, मान लो कि यहाँ पे एक फ्लावर बना और इसके पास यहाँ पे एक फ्लावर बना लेते हैं, जितना बड़ा पेड़ है उससे बड़ा फ्लावर बना लो। मान लो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ऐसे इस तरीके से फ्लावर बना लेते हैं और यहाँ पे भी एक हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर बना लेते हैं। इस फ्लावर पे मान लो कि स्टेमन का नंबर कितना है, यहाँ पे स्टेमन का नंबर 1 है और यहाँ पे जो स्टेमन का नंबर है वो 2 है। बाकी सारे कैरेक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर जिसके बेसिस पे हम स्टडी कर रहे थे वो डिफरेंट है। तो अब तो हमने इसे अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। जैसे कि हमने भी पहले एग्जांपल में देखा कि हम लड़का और लड़की में क्लासिफिकेशन कर रहे थे, मेल फीमेल क्लासीफाई कर रहे थे। हमने अगर मान लो कि सिर्फ एक कैरेक्टर पे स्टडी किया होता कि जिसके बाल लंबे हैं वो लड़का है, जिसके बाल छोटे हैं वो लड़की है, तो अगर ऐसे हमने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर लेके क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया होता, तो मान लो किसी लड़की को छोटे बाल रखने का शौक है, उसने छोटे बाल रखे तो हमने उसको लड़कों में जाके क्लासीफाई कर दिया, तो भाई ये तो तरीका गलत है ना क्लासिफिकेशन का। बाकी सारे कैरेक्टर्स भी तो देखो, वो एक फीमेल की बॉडी है लेकिन आप उसे मेल की बॉडी में क्लासीफाई कर दे ड्यू टू देयर शॉर्ट हेयर्स, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना, ये करेक्ट वे है क्लासिफिकेशन का नहीं है। या फिर ऐसे करो कि आपने देखा कि जिनके बाल बड़े हैं उनको हमको लड़की कहना है कि मतलब ये फीमेल है, कुछ लड़के लंबे बाल भी रख लेते हैं तो आपने उनको भी फीमेल बना दिया। तो कोई एक बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपने गलत क्लासिफिकेशन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि आपने किसी एक कैरेक्टर को पिक किया है। तो यही कमी थी हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था, पहली बात तो वो किसी एक सिंगल कैरेक्टर्स के ऊपर था या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर भी था। नेक्स्ट में अगर हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते थे, हम लोग उसकी एनाटॉमी स्टडी करते थे, एनाटॉमी के साथ साथ उसमें किस तरीके से चीजें प्रेजेंट है, किस तरीके की लाइफ साइकिल है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते थे। तब हम लोग कोई क्लासिफिकेशन देते थे, उससे हम लोग कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग देखते थे कि कौन सा कैरेक्टर पहले आया है, मतलब कि हम लोग देखते थे कि कौन सा कैरेक्टर थोड़ा प्रिमिटिव टाइप है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें समझते थे। उसके बाद हमें पता चलता था, मतलब कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पहले बनी होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ें मतलब क्या कह सकते हैं सिंपल है, कौन सी कॉम्प्लेक्स है। इन सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते थे। लेकिन अभी भी इवोल्यूशन जैसे वर्ड का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। इवोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आप हम पढ़ते हैं कि फंगी से जो है ये बना, एल्गी से जो है कि ब्रायो बना, ब्रायो से जो है टेरिडो बना, टेरिडो से जिम्नो बना, जिम्नो से एंजियो बना, ये वाले क्लासिफिकेशन की बात नहीं हुई थी। फाइलोजेनी में की बात आती है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम लोग साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं, साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं, मतलब सेल में कैसे फिनोमिनाज हो रहे हैं, सेल की कैसे अरेंजमेंट है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे टिश्यू सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत बात जेनेटिक्स के बारे में भी कर लेते हैं, इनकी जीन्स वगैरह के फंक्शनिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, इनकी थोड़ी बहुत केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि कौन कौन से इसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ों पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये कहलाता है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये कहलाता है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम में हमने क्या किया कि हमसे उस टाइम जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से हमने सारे कैरेक्टर्स को देख लिया। देखिए प्रॉब्लम आर्टिफिशियल सिस्टम कैरेक्टर्स को देने वालों की नहीं थी, उस टाइम में अगर उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन दिया तो समझिए उस समय के लिए बहुत बड़ा काम किया। जब हमारे पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था जिसकी वजह से हम लोग सेल की अरेंजमेंट देख पाए, हमारे पास कोई ऐसा जो है कि टेस्ट वगैरह नहीं थे इतने ज़्यादा डेवलप जिससे हम पता कर सके कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है, या फिर हम लोग सेल अरेंजमेंट पढ़ सके, या सेल में कौन से पाथवेज चल रहे हैं इसके बारे में पता कर सके, तो हमें जो बाहर से दिखा, हमें जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखा उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। हमारी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी तो हमने कहा कि नहीं भाई ये तरीका सही नहीं है, बाहर से चीज़ें भले सेम है लेकिन अंदर से सब कुछ अलग है, तो ये सेम नहीं हो सकता। इनकी ओरिजिन वगैरह भी यहाँ पे देखते हैं तो ये सेम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये कुछ दिन तक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चला। उसके बाद जैसे ही डार्विन का कॉन्सेप्ट आया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसे हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एवोल्यूशन के हिसाब से करेंगे, मतलब कि जो क्लासिफिकेशन का तरीका होगा, पहले किस प्रकार के स्ट्रक्चर बने थे, वो स्ट्रक्चर जिसके पास है वो प्रिमिटिव है, उसके बाद उससे एडवांस कैरेक्टर किसके पास है वो भी मिडल में, फिर उस तरीके से अरेंजमेंट करते करते हम देखेंगे कैसे प्रिमिटिव से लेके एडवांस फॉर्म तक चीज़ें बनी हुई हैं।
ठीक है। तो प्रिमिटिव से लेके एडवांस तक कैसी चीजें बनी है, इसे हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई कि क्या है आर्टिफिशियल, क्या है नेचुरल, क्या है फाइलोजेनेटिक। मेरी क्लास में क्लास करने के बाद अगर किसी को रटने की जरूरत पड़ी तो बहुत आप लोगों को, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, तो आप लोगों के पढ़ने का कोई मतलब है। चीज़ों को समझिए, सिर्फ रिवाइज और रिकॉल करने की जरूरत आपको होनी चाहिए। क्लास में ही आप नोट करिए, भले ही हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन सेल्फ नोट इज द बेस्ट। आपको सेल्फ नोट्स जरूर बना के रखना है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन की। इवोल्यूशनरी जो ट्रेंड है उसके बारे में बात करेंगे, कौन सा कैरेक्टर पहले आया, कौन सा कैरेक्टर बाद में आया, क्या मोनोकॉट्स जो है वो डाइकॉट से एडवांस कैरेक्टर है, क्या जिम्नोस्पर्म से एडवांस कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म, क्या ब्रायोफाइट्स जो है प्रिमिटिव है टेरिडोफाइट से। ये सारा जो चीज हमको पता चला, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से पता चला। बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और इसके साथ साथ में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीनों तरीके के जो क्लासिफिकेशन का जो कह सकते हैं एक ओवरव्यू, और जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे पोर्शन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग जो है इस पर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने यहाँ पे देखा कि टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, तो यहाँ पे 3 मेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन थे। पहला था हमारे पास आर्टिफिशियल, दूसरा था हमारे पास नेचुरल, तीसरा था हमारे पास फाइलोजेनेटिक। आपको जब स्टार्ट करना है तो आर्टिफिशियल का A कैपिटल लिखना है। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, मेरे से ज़्यादा पता होंगी, लेकिन जो है कि हम लोग तो यूपी बोर्ड वाले रह जाते हैं तो हमको ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम रहती है, आप लोग को ज़्यादा पता होगी। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल का ये वगैरह आप कैपिटल करके लेंगे। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से ये ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। आगे हम लोग सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे उस समय की जब सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ था। सबसे पहली बार जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो अरिस्टो जी ने किया था, जिन्हें हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं। लेकिन एरिस्टोटल का जो मेन एरिया ऑफ वर्क था, उन्होंने मेनली जो है जूलॉजी पे काम किया था। बॉटनी पे भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उनका जो मेन एरिया था काम का वो जूलॉजी था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उन्हीं के शिष्य थे थ्रियोफेस्टस। जैसे कि आप हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप भी कुछ काम करोगे तो आपका जब नाम रोशन होगा तो कहा जाएगा कि अरे उनके टीचर जो है वो ये थे। क्योंकि थ्रियोफेस्टस ने अच्छा काम किया तो अरस्तु का नाम जाना जाता है कि अरस्तु जी के जो शिष्य थे वो थ्रियोफेस्टस थे, जिन्होंने ऐसी बुक लिखी थी जो आज के समय में सबसे प्रिमिटिव बुक है, सबसे पुरानी बुक है, जो कि आज भी अवेलेबल है बॉटनी की। थ्रियोफेस्टस जी की जो बुक है वो आज के समय में प्रेजेंट वो सबसे पुरानी बुक है, जो कि बॉटनी की लिखी हुई प्रेजेंट बुक अभी भी एग्जिस्टेंस में है। ये माना जाता है कि थ्रियोफेस्टस जी की बुक है। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था अपने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। दिया गया है आर्टिफिशियल सिस्टम इज दैट विच पार्ट आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ one of our characters earlier system of classification was artificial system of classification। मैंने आपको मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाती है, और ये सबसे पुराना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्टार्ट कब से हुआ है? 300 BC से 300 BC से कुछ AD तक ये जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। ये शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। आपको मैं इसको जब PPT आपको मिलेगा तो इसको मैं करेक्ट करा दूंगी। 1830 BC नहीं था, यहाँ पे कुछ और था। उसके बाद क्या है, सम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। सबसे पहला है थ्रियोफेस्टस जी का क्लासिफिकेशन। ये 370 जो है कि 370 से लेके 225 जो है कि 285 BC तक की बात है। 370 से लेके 285। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैम ये तो घटता हुआ क्रम है। देखिए BC का मतलब क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट जो थे उनके बर्थ के पहले का समय। तो मान लो कि आज के दिन उन्होंने इनकी बर्थ हुई थी, तो इससे 285 साल और 370 साल, तो 370 साल पहले आएगा। तो 370 से लेके 285 BC का जो समय था, इस समय में थ्रियोफेस्टस ने काम किया था और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी के साथ साथ इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन इन्होंने सिस्टमैटिक बॉटनी में इनका जो है सिस्टमैटिक बॉटनी में इन्होंने अपना काम किया था। नेक्स्ट में क्या चीज दी है? ही फर्स्ट ऑफ ऑल गिव एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन किया था हैबिटाट की बेसिस पे। तो इन्हें हर्ब,
अंडर श्रब्स, हर्ब, अंडर हर्ब्स एंड श्रब्स एंड ट्रीज के रूप में प्लांट को क्लासीफाई किया था। मतलब कि इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 500 जो है प्लांट को अपनी बुक में क्लासीफाई करके उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। और उन्होंने क्लासिफिकेशन का कोई एक फ्लावरिंग वाला कैरेक्टर नहीं लिया था। उन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन का तरीका लिया था वो इस तरीके से लिया था कि क्या वो प्लांट एनुअल है या बाइनियल है या पेरिनियल है, या फिर उन्होंने जो अपने क्लासिफिकेशन का तरीका रखा था वो ये रखा था कि क्या वो श्रब है, अंडर श्रब्स है, हर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, कैसे वो प्लांट्स हैं, इस सब के हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ये हर्ब्स, अंडर हर्ब्स, श्रब्स ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में मॉर्फोलॉजी पढ़ के आए हो। तो उसी के बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट्स के फॉर्म में। एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल फॉर्म प्लांट के फॉर्म्स में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। और इनकी जो बुक है हिस्टोरियम प्लांटेरम, इन्होंने अपनी जो है कि सारी इन्फॉर्मेशन या जो सारा क्लासिफिकेशन था वो इसी बुक में दिया था। और ये सबसे पुरानी बुक है बॉटनी की जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है। इसी के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरोलस लिनियस के बारे में। कैरोलस लिनियस को तो आप लोग जानते ही हो कि जब से आपने 9th में बायोलॉजी को थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ना स्टार्ट किया है तब से आपने पढ़ा है कि जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है नॉमेनक्लेचर का वो किसने दिया था, वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। उनके कुछ रूल्स थे कि कैसे नाम लिखना है, कैसे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नेम कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें हमें कैरोलस लिनियस ने जी ने बताई थी। तो इन्होंने भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था जो कि उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था और काफ़ी जो है इसको जो है एक्सेप्टेड किया गया था। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो नंबर ऑफ स्टेमन के ऊपर था। इन्होंने पूरे प्लांट को जो है 24 जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ दियर कह सकते हैं स्टेमन के नंबर के हिसाब से। तो इन्होंने कितने प्लांट को क्लासिफाई किया था, 7300 प्लांट को इन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई किया था। और इनकी बुक थी क्या, स्पीसीज प्लैंक्टेरम। इन्होंने स्पीसीज प्लैंक्टेरम नाम की बुक रखी थी और इसके अंदर इन्होंने अपने सारे इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन को दिया था। और इन्होंने प्लांट को 24 क्लासेज या 24 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया था। अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, हेक्साएंड्रिया, हेप्टाएंड्रिया, ऑक्टाएंड्रिया, इनएंड्रिया, डीकेंड्रिया, डूडेकेंड्रिया, आइकोसाएंड्रिया। तो ये क्या है, ये है आपका क्लासिफिकेशन जो कि ये कुछ है, ये आपको यहाँ पे 12 देखने को मिल रहा है। 12 हमने नेक्स्ट स्लाइड पे ऐड कर रखा है। तो इन्होंने क्या किया है कि नंबर ऑफ स्टेमन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। मोनोएंड्रिया में आपके 1 स्टेमन, डाईएंड्रिया में 2, ट्राई में 3, टेट्रा में 4, पेंटा में 5, हेक्सा में 6, हेप्टा में 7, ऑक्टा में 8, इनएंड्रिया में 9, डीकेंड्रिया में 10, डूडेकेंड्रिया में मतलब 11 से लेके 19 तक, और आइसोएंड्रिया में क्या है 20, 11 से लेके 19 जो है कि 20 या उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन वो कहाँ अटैच होंगे, वो रिसेप्टेकल पे अटैच होंगे। मतलब कि वो जो आपका स्टेमन होगा वो रिसेप्टेकल पे अटैच होगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, पॉलीएंड्रिया, डाईएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिंजेंसिस, गाइनेंड्रिया, मोनोसिया, डायोसिया, पॉलीगैमिया और क्रिप्टोगैमिया। मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सा है। यहाँ पे है आपके पास पॉलीएंड्रिया, डाईएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिलजेंसियस, गाइनेंड्रिया। उसके बाद क्या है, मोनोसिया, डायोसिया, पॉलीगैमिया और उसके बाद क्या है, क्रिप्टोगैमिया। ये क्या है, ये है आपके पास क्या है, क्लासिफिकेशन का तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट तरीके के उन्होंने क्लासिफाई किया था। सबसे पहले उन्होंने 1 से स्टार्ट किया, मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, हेक्साएंड्रिया, हेप्टाएंड्रिया, ऑक्टाएंड्रिया, इनएंड्रिया, फिर डिकेंड्रिया, डूडेकेंड्रिया, फिर आइकोसेंड्रिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे से स्टार्ट किया जो है कि डाईएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, पॉलीएडल्फस और जो है गाइनेंड्रिया, मोनोसिया, डायोसिया, पॉलीगैमिया और क्रिप्टोगैमिया। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। इन सब का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए पॉलीएंड्रिया में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे 20 से ज़्यादा रहेंगे आपके स्टेमन, लेकिन ये कहाँ से अटैच्ड होंगे, अटैच टू द रिसेप्टेकल, और वहाँ पे जो अटैच थे वो अटैच टू कैलिक्स थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डाईएंड्रिया, मतलब कि जो स्टेमन होंगे वो 2-2 के पेयर में होंगे, 4 स्टेमन होंगे और वो 2-2 के पेयर में होंगे। डाइनिया है ना, डाई का मतलब 2 और डाइनेमिया का मतलब भी 2, तो 2-2 के पेयर में 4 होंगे। उसके बाद टेट्राएंड्रिया में है तो 4 और 2 के पेयर में होंगे। मोनोएडल्फस में क्या है कि यहाँ पे जो फ्लावर होगा उसमें सिंगल एक ऐसे फिलामेंट होगी, उसके ऊपर जो है बहुत सारे इस तरीके से स्टेमन लगे होंगे, तो इसे कहते हैं मोनोएडल्फस। उसके साथ साथ क्या है, डाईएडल्फस है, यहाँ पे एक के बाद जो है दूसरी भी एडल्फस रहेगी और इसके ऊपर भी बहुत सारे जो है कि आपकी कह सकते हैं कि पोलन्स लगे होंगे, तो इसे कहते हैं डाईएडल्फस।
उसके बाद पॉलीडेल्फस में बहुत सारे ऐसे एडल्फस लगे होंगे। उसके बाद सिनेंजियस कंडीशन होती है जहाँ पे जो है एंथर फ्यूज होता है, फिलामेंट जो है फ्री होती है। गाइनेंड्रिया होती है जहाँ पे स्टेमन जो है गाइनोशियम से अटैच होता है। मोनोशिया क्या होती है, जहाँ पे मोनोशिया जो प्लांट होते हैं वो उस प्रकार का जो स्टेमन होता है वहाँ पे मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलती है, उसे कहते हैं मोनोशिया। डायोशिया में क्या होता है, डाइथिकस आपको स्टेमन देखने को मिलते हैं। पॉलीगैमिया में क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि आपको जो है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट जो है वो सेम प्लांट पे देखने को मिलता है, मतलब कि यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर रहेंगे और इस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर भी रहेंगे, वो आपको सेम प्लांट में पॉलीगैमिया कहलाती है। और क्रिप्टोगैमिया में हम वो रखते हैं जहाँ पे हमें सेक्स ऑर्गन जो है क्लियरली विजिबल नहीं होते, जैसे हमारा एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ब्रायो हो गया, टेड हो गया, जहाँ पे हमें सेक्स ऑर्गन क्लियरली विजिबल नेकेड आइट से नहीं होते, उन्हें हम लोग रखते हैं किसमें, क्रिप्टोगैमिया, मतलब छुपा हुआ सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो ये था कंप्लीट 24। अगर आप इसे याद कर सकते हैं तो मोर एंड गुड, वरना आपके सिलेबस में एज सच इस मेंशन नहीं किया गया कि आपको लिनियस का क्लासिफिकेशन के सारे सीक्वेंस पता होने चाहिए, लेकिन आपको इन सारे का मीन्स पता होना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम में पूछ दे कि पॉलीगैमिया कंडीशन क्या है तो आपको वो पता होना चाहिए। सीक्वेंस अगर आप नहीं भी याद करते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पहले ये सिलेबस में था, जब एनुअल सिलेबस होता था तब ये प्रॉपर्ली मेंशन किया गया था कि आपको लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है, लेकिन अब ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सॉरी, इसकी डीमेरिट्स देख लेते हैं कि डीमेरिट्स ऑफ जो है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिंगल कैरेक्टर के हिसाब से होता है, और ये क्लासिफिकेशन जो है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे था। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिससिमिलैरिटीज रेदर देन सिमिलैरिटीज। मैंने आपको बताया ना कि सारे कैरेक्टर्स भले सेम हो, लेकिन अगर कोई एक कैरेक्टर अलग हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारा स्टेमन हो गया, केवल एक स्टेमन अलग हो गया, तो हमें उसे अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना होगा। तो इसे कहते हैं कि ये सबसे बड़ा डीमेरिट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अगर हम उसी की नेक्स्ट में बात करें तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था कि यहाँ पे जब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि हम एनाटॉमी डिस्कस कर पा रहे थे, हम फाइटोकेमिस्ट्री डिस्कस कर पा रहे थे, तब ये क्लासिफिकेशन आया था। तो इस क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स, जितने भी हमारे पास अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स होंगे उन सब को हम लोग ध्यान रख के नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में क्या है, रॉबर्ट ब्राउन, एपीडी कैंडोल, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था किसके बारे में, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। बहुत जो कह सकते हैं इसके जो मेन साइंटिस्ट या फेमस साइंटिस्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, बेंथम एंड हुकर, ये सारे क्या है, ये सारे फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। लास्ट में क्या है, द मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन इन दिस एरा, मतलब कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो मेन टाइम था उसमें जो सबसे फेमस साइंटिस्ट थे, जो सबसे फेमस क्लासिफिकेशन था वो किसका था, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था ये बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये जो है क्लासिफिकेशन ऐसा था जो कि मोस्टली जो एक्सेप्ट किया गया था, और ये लास्ट क्लासिफिकेशन था जिसपे ऊपर इवोल्यूशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। हालांकि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था ये डार्विन का कॉन्सेप्ट आने के बाद दिया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशन जैसी कोई भी बात नहीं रखी थी, और ये मेजरली अभी भी एक्सेप्टेड किया हुआ क्लासिफिकेशन है। बहुत जगह पे हर्बेरियम वगैरह की जो अरेंजमेंट होती है वो अभी भी इसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से होती है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें सबसे लास्ट वाले जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया है कि इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज की या फिर इवोल्यूशनरी टेंडरी के हिसाब से हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म पहले आए थे, कौन से ऑर्गेनिज्म बाद में आए थे। और ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका है ये जो है चार्ल्स डार्विन के जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आने के बाद ही, चार्ल्स डार्विन का ये वाला कॉन्सेप्ट आने के बाद ही ये क्लासिफिकेशन हुआ था। और इसमें जो है इकलर साहब, इंगलर सर और जॉन हचिनसन, ये सारे जो है ये मेन साइंटिस्ट थे। जैसे तख्ताजन आपको पढ़ना है, आपको इंगलर और आपको पढ़ना है इनके बारे में, बेंथम एंड हुकर के बारे में, जो कि आपके पास किस में है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में है। लीनियस मैंने आपको बता दिया आर्टिफिशियल के बारे में, और यहाँ से आपको पढ़ना है किसके बारे में, यहाँ से आपको पढ़ना है तख्ताजन के बारे में। तख्ताजन जो भी है वो भी काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, और कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था और उन्होंने जो काम किया था उन सारी चीज़ों के बारे में। और ये बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है और आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर होकर आना है, इस चीज़ों को याद करके आएंगे। और कल हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि क्लास में ही सारी की सारी चीज़ें विद कॉन्सेप्ट आपको लर्न हो जाए। आपको चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और रिकॉल करना है। आपको क्लासेस कैसे लगी ये बात आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बैच से ज्वाइन हो सकें और हमारा जो ये बैच लॉन्च करने की जो उम्मीद थी या हमारा जो एक कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो कंप्लीट हो पाए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये
इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज मिल पाए। सो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।